टाइप के होते हैं। एक होते हैं जी विटामिन फैट सॉल्युबल और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। अब फैट सॉल्युबल कौन से विटामिन होते हैं? ए, डी, ई, के। ये एडक एडक के नाम से मेडिसिन्स भी बहुत आती हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री में, जो लोग पोल्ट्री से रिलेटेड हैं या बड़े जानवरों में भी आती हैं। एडक पूरा प्रोडक्ट आता है। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और दूसरे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होता है। ये वाला पोर्शन हमने कल देख लिया था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को, जिसमें हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में देखा था 8 विटामिन है और उसके बाद विटामिन सी को भी देख लिया था। आज हमने एडेक को देखते हैं और कुछ हम जो है मिनरल डेफिशिएंसीज को देखेंगे। ये तो विटामिन की डेफिशिएंसीज है ना। आए अब हम इसको डिस्कस करते हैं, फैट सॉल्युबल एडेक। उससे पहले कुछ जनरल चीजें देख लेते हैं, एक दो और जो कल मैंने आपको बताई थी कि चार्ट की सूरत में हमें देखनी चाहिए। केमिकल नेम ऑफ विटामिन्स, ठीक है, ये आप पेज पे लिख लें, एक पेज पे आ जाते हैं और इसके बाद केमिकल नेम के बाद उसकी वजह से डिजीजेस कौन सी होती हैं। तो ये देखिएगा विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। और ए1 जो है, वैसे ए1 कोई विटामिन नहीं होता, बीटा कैरोटीन। ये प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए होता है। प्रीकर्सर से मुराद ये होता है कि एक वो केमिकल जिसने बाद में चेंज होना है। तो विटामिन ए पहले कैरोटीन की शक्ल में होता है, बाद में वो चेंज होके विटामिन ए बनता है। वो पूरा एक प्रोसेस होता है, उसकी डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और जब वो विटामिन ए बन जाता है तो उसको हम कहते हैं रेटिनॉल, ठीक है जी। और बी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमने कल भी डिस्कस किया था, ये यहाँ तक बी कॉम्प्लेक्स है। इसमें बी1 को थायामीन कहते हैं, बी2 को रेबोफ्लेविन कहते हैं, बी3 को नायासिन या निकोटीनिक एसिड भी कहते हैं, बी5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, बी6 को जो है पेरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सल या पेरिडोक्सामाइन, जो भी नाम दे दें पेरिडॉक्सिन से रिलेटेड। और बायोटीन जो होता है वो विटामिन बी7 होता है। और फोलिक एसिड जो होता है वो विटामिन बी9 होता है, ठीक है। और बी12 जो है वो सियानोकोबाल्मिन होता है। ये तो हमने कल भी देखे थे, ठीक है। इधर अब सी, डी और ई के पे आ जाएं। सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का जो केमिकल नेम है वो दो हैं केमिकल इसके नेम, एर्गोकाल्सिफिरोल और कोलिकाल्सिफिरोल। विटामिन डी के दो केमिकल नेम है। विटामिन ई का जो नाम है वो है टोकोफिरोल और विटामिन के भी दो नाम है, फाइलोक्विनोन और मीनाक्विनोन, ठीक है। ये जो हैं हमारे फैट सॉल्युबल, इनको दोबारा देखते हैं हम। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं देखते, वो हमने कल लेक्चर में डिटेल में देखा था। विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल। एडेक को अब हम देखते हैं, रेटिनॉल इसका दूसरा नाम है। विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का दूसरा नाम है एर्गोकाल्सिफिरोल या कोलिकाल्सिफिरोल। ई का नाम है केमिकल नेम टोकोफिरोल, टोकोफिरोल। और के दो केमिकल नेम है, फाइलोक्विनोन और मीनाक्विनोन, ठीक है जी। आगे आइएगा, आगे इसका चार्ट की सूरत में हम देख लेते हैं कि इनकी वजह से डिजीजेस कौन सी होती हैं। ये चार्ट की सूरत में मतलब बड़ा इजी हो जाता है इनको याद करना। ये देखिए जी, विटामिन की जो डेफिशिएंसीज हैं वो क्या क्या करती हैं। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस का मसला आता है, आईज से रिलेटेड है, ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो विटामिन है बी ग्रुप, ये हमने वैसे कल देख लिए थे सारे, फिर भी एक दफा थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। विटामिन बी1 की वजह से, क्योंकि ज्यादातर इस चार्ट में जो डिजीजेज दी हुई है ना इसके मुताबिक वो पूछता है कि बी1 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है। तो बी1 की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी एक डिजीज होती है। बेरी बेरी ये जो डिजीज है उसमें हार्ट फेल हो जाता है, आप ये समझ लें। हार्ट फेल हो जाता है, लॉस ऑफ फीलिंग हो जाती है, सेंसेशन की कोई नहीं आती, उस डिजीज को बेरी बेरी कहते हैं। बी2 की वजह से अरबी फ्लेविनोसिस होता है। अरबी फ्लेविनोसिस ये डिजीज है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी में, और ज्यादा अगर मोस्ट प्रिसाइजली बात करें तो माउथ की इन्फ्लेमेशन होती है।
B3 की वजह से कल भी हमने देखा था पेलेग्रा होता है। पेलेग्रा वो 3D सिंड्रोम जिसमें हमने देखा था डायरिया, डिमेंशिया, वो वाला ये है। B5 की वजह से पारेस्थीसिया होता है। ये वाले जो टर्म्स है ना, जो इस चार्ट में है, इनको खुसूसी आपने तवज्जो देनी है, इनको लाजमी याद रखना, ठीक है? वो इन टर्म्स से, और इनको टर्म्स को मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, जो हमने कल पढ़ लिए थे उस पे कम फोकस। अब पारेस्थीसिया मेरा ख्याल हमने कल नहीं पढ़ा था। ये न्यूरोनल इशू होता है, B5 की वजह से न्यूरॉन्स का एक इशू होता है, और इसके अंदर ना स्किन इचिंग शुरू हो जाती है, किसी-किसी जगह नंबनेस हो जाती है, मतलब स्किन डेड, उधर कोई फीलिंग नहीं आएगी, और किसी जगह जो है एनिमल की बॉडी में जो वो बहुत ज़्यादा इचिंग शुरू हो जाएगी, वो दीवार के साथ अपने आप को रगड़ने लग जाएगा, और किसी जगह बिल्कुल ही उसको अगर आप स्टिक वगैरह भी मारेंगे तो उसको फील ही नहीं होगा। ये पारेस्थीसिया इस कंडीशन को कहते हैं। और B6 की वजह से एनीमिया, 7 की वजह से डर्माटाइटस और एंथ्राइटिस, B9 की वजह से मेगाब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया आपको पता है ब्लड की कमी को कहते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स की कमी हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो, या ओवरऑल ब्लड की कमी हो। और मेगालोब्लास्टिक क्या होता है? जो मेगालोब्लास्टिक होता है, इसमें एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। अब देखें, जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो कई वजूहात उसकी हो सकती है ना, उसकी कमी की। तो इसमें जब वो एबनॉर्मल मेगालोब्लास्टिक, मेगालोब्लास्टिक से मुराद है कि जो रेड ब्लड सेल्स होंगे उनकी प्रोडक्शन एबनॉर्मल हो जाएगी, कम प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद एक ये लफ्ज विटामिन B17, अब वैसे ये इंक्लूड नहीं होता, ये मतलब इसको अगर आप काट भी दें, इसकी वजह से कैंसर हो जाता है। तो विटामिन B17 के पहले की जो क्लासिफिकेशन करते थे ना विटामिन की, अब विटामिन बी कम्प्लेक्स में 8 विटामिन आते हैं बस। इससे पहले कभी B4 भी होता था, B17 और भी नंबरिंग होती थी, लेकिन बाद में इनको कट कर दिया गया था, उसकी वजह से कैंसर हो जाता था। तो आज के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने वाले ये 4 विटामिन है, और ऊपर वाला विटामिन ए, मतलब आज हम देख रहे हैं ना, ज़्यादा फोकस हम करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन को, एडेक को। तो सी की तरफ आए, सी की वजह से स्कर्वी और गम्स की स्वेलिंग हो जाती है। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ये 2 टर्म्स हैं, बोन से रिलेटेड ये बीमारीज़ हैं दोनों, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई की कमी की वजह से जो है फर्टिलिटी लेस हो जाती है, मतलब जो बच्चे पैदा करने का आप रेट कह लें इसको, रॉ लैंग्वेज में समझाने के लिए आपको अगर कहें तो, फर्टिलिटी वो कम हो जाती है। और विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग का मसला आता है, ब्लड प्रॉपर क्लॉट नहीं हो पाता। जानवरों में भी अगर कभी कोई इस तरह हो ना कि किसी एनिमल को कोई चोट वगैरह लग जाए, तो फौरी तौर पे उसको विटामिन के का टीका लगाया जाता है, इंजेक्शन की सूरत में ना, विटामिन के का लगाया जाता है, तो उसकी वजह से खून जम जाता है। ये क्लॉटिंग करता है बेसिकली ब्लड की। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी, तो ब्लड प्रॉपरली क्लॉट नहीं करेगा, ठीक है? तो ये जो 2 चार्ट आपको एक पिछला इनके केमिकल नेम, और दूसरा ये डेफिशिएंसी की वजह से कौन-सी डिज़ीज़ होती हैं, इनको आपने ख़ास तौर पे ज़्यादा अहमियत देनी है बाकी स्लाइडों की निस्बत। डिस्कस तो हम ज़ाहिर-सी बात है बाकी चीज़ें भी करेंगे। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स की तरफ आ जाते हैं, बारी-बारी जो है वो एडिक को डिस्कस कर लेते हैं, ए, डी, ई, ए को, ठीक है? बी और सी आपको पता है वो वाटर सॉल्युबल। विटामिन ए की डेफिशिएंसी, ठीक है जी, इसकी वजह से मैंने आपको बताया ब्लाइंडनेस का मसला आता है, और इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसकी कमी क्यों होती है? 2 वजह से हो सकती है। प्राइमरी काज़ इसका क्या है? प्राइमरी डेफिशिएंसी जिसको कहते हैं, कि या विटामिन ए ही नहीं आ रहा, या उसका जो प्रीकर्सर है कैरोटीन, जिसमें कैरोटीन ने चेंज होना होता है विटामिन ए के अंदर, वो ही नहीं आप डाइट के अंदर ले रहे, या बिल्कुल ही। और ज़्यादा किस्में ये मतलब कैरेट्स वगैरह होती है ना, वेजिटेबल्स और कैरेट्स वगैरह, इनमें विटामिन ए ज़्यादा होता है। आप वो मतलब इंसानों में है कि वो नहीं ले रहे, या जो जानवरों में जो फूड रिच हैं विटामिन ए में, आप उनको वो फूड नहीं दे रहे, जिसकी कमी की वजह से ये मसला आता है, और उनके जो है ब्लाइंडनेस। अब ये हैं तो मिनरल्स, ठीक है, विटामिन छोटे-छोटे, इन्होंने एनर्जी, आपको पता होगा विटामिन, वाटर और जो होता है मिनरल, ये बॉडी को एनर्जी नहीं देते। न्यूट्रिएंट जो है वो 6 टाइप के होते हैं,
यहाँ अब बात अब चल रही है तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ, न्यूट्रिएंट हमेशा 6 टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये जो 3 न्यूट्रिएंट है ना, इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, ये बॉडी को एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं। अगले जो 3 न्यूट्रिएंट है वो आ जाते हैं उनमें मिनरल, विटामिन और वाटर। ये 3 बॉडी को कोई भी एनर्जी नहीं देते। तो अगर कोई एमसीक्यू इस तरह का बने कि एनर्जी देने वाले कौन से हैं और फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चौथा कोई और डाला हो न्यूट्रिएंट, तो वहां पे आप उसको टिक कर देंगे कि वो एनर्जी नहीं देता। और सिमिलरली नीचे वाले 3 को डिस्कस वो करें कि इनमें से कौन सा एनर्जी देता है, और 3 वो वाटर, विटामिन और मिनरल डाल दे, और चौथा डाल दे वो एनर्जी देने वालों में से, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एनर्जी नहीं देते, ये सिर्फ सपोर्ट करते हैं चीजों को, डिफरेंट प्रोसेसेस को असिस्ट करते हैं। ठीक है, जो विटामिन होते हैं। तो अगर आप एनिमल को विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो प्राइमरी काज ये है कि आप उसको फूड में, जो उसकी है फीड, उसके अंदर डेफिशिएंसी है विटामिन ए की। सेकेंडरी क्या है कि आप दे तो फुल चीजें रहे हैं, आप दे तो उसको विटामिन ए, बल्कि आप विटामिन ए उसको, आपने कुछ देखी अलामात आपने देखी कि ये लग रहा है मुझे बेरी बेरी की तरफ एनिमल जा रहा है, या ब्लाइंडनेस की तरफ, इस तरह के मसले मसाइल कुछ हो रहे हैं। इसके अलावा ये ग्रोथ भी करता है, जो टिश्यू ग्रोथ भी करता है एनिमल की, स्टंटेड ग्रोथ आ रही है, आपने देखा, आप उसको एडिक देना शुरू हो गए। इतना प्रिसाइजली तो हम नहीं पहुंच पाते एनिमल के अंदर के विटामिन की कौन सी डेफिशिएंसी है। यहाँ मतलब अभी इंसानों में ये मशीनें इस तरह नहीं है जो आदमी, तो जानवरों में हमने कहाँ पहुंचना है। तो आप फिर भी उसको मतलब पूरा विटामिन का कॉम्प्लेक्स ही दे जा रहे हैं, विटामिन ए भी दे रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सेकेंडरी डेफिशिएंसी उसको कहते हैं। उसमें क्या हो सकता है कि विटामिन जो है वो स्टोर लीवर में होते हैं, तो लीवर ही खराब है एनिमल का। क्रोनिक डिजीजेज आई हुई है एनिमल को। जी वालेकुम सलाम इशरत। तो क्रोनिक डिजीज आई हुई है एनिमल को, उसका लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो वहां भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, या कोई जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज हो गई है इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन में बेसिकली कैरोटीन, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए ये अब आपको अजबर हो जाना चाहिए कि विटामिन ए का प्रीकर्सर कैरोटीन होता है। कैरोटीन पहले बनता है, उसके बाद विटामिन ए में वो कन्वर्ट होता है प्रोसेस के जरिए। तो या लीवर खराब है या इंटेस्टाइन खराब है, प्रॉपरली विटामिन ए प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा बॉडी के अंदर, तो जिसकी वजह से जो डेफिशिएंसी होगी उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी डेफिशिएंसी। इसके अलावा ये इसका एक जो है वो दिया हुआ है कि क्लोरीनेटेड नेफ्थैलीन एक केमिकल है, ये भी रोकता है कैरोटीन की कन्वर्जन को विटामिन ए में। ठीक है, ये जस्ट रट्टा वाला पॉइंट है। और लॉन्ग टर्म इंजेक्शन ऑफ मिनरल ऑयल। अच्छा, मिनरल ऑयल की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगा कि अगर एक एनिमल को आप मिनरल ऑयल ज्यादा दे रहे हैं, तो विटामिन ए की कन्वर्जन उसकी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसने कन्वर्ट होके फैट ने जो है वो एब्जॉर्ब होना होता है इंटेस्टाइन से बॉडी के अंदर। लेकिन आप मिनरल ऑयल ज्यादा दिए जा रहे हैं, तो मिनरल ऑयल की ज्यादा मिकदार हो जाएगी, बॉर्डर इंटेस्टाइन के अंदर वो कवर कर लेगा जो है अपना को। प्रॉपर एफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, ये तो मतलब आपको पता है, विटामिन डी और कैल्शियम जो है ये दो चीजें बोन से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो विटामिन डी एंटी रैकेटिक फैक्टर होता है कि ये रिकेट्स एक बीमारी जो है बॉन की, उसको प्रिवेंट करता है, उसके खिलाफ वर्क करता है। ठीक है, और प्रिवेंशन ऑफ रिकेट्स करता है, तो ये उससे मुराद है। और इसके अलावा सोलर रेडिएशन का तो आपको इसका पता होगा, विटामिन डी जो है वो बॉडी में
कर्सर की सूरत में मौजूद होता है स्किन के अंदर, और विटामिन के ऊपर जब सन की हमारी बॉडी के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो ये कन्वर्ट होता है। वो आपने देखा होगा अंग्रेज लोग जो हैं वो ले रहे सूरज निकलता, तो जब सूरज निकलता है तो वो बीच पे खसूसन जाते हैं पानी के अंदर। अगर ह्यूमन में देखो पता होगा बाज़ वक़्त विटामिन डी का इंजेक्शन लगता है ना, तो वो डॉक्टर कहते हैं कि ये इंजेक्शन लग रहा है तो ये इंजेक्शन लगवा के ना धूप में बैठ जाना है। क्योंकि विटामिन डी भी प्रिकर्सर की, जैसे विटामिन ए का मैंने बताया वो प्रिकर्सर यूज़ होता है और वो फिर केमिकल रिएक्शन से कन्वर्ट होके उसने बनना होता है विटामिन ए। इसी तरह विटामिन डी की सूरत में भी है। ठीक है? तो सोलर, ये दूसरे पॉइंट से बात चल पड़ी थी कि काज़्ड बाय इनसफिशिएंट सोलर रेडिएशन ऑफ एनिमल्स और देयर फीड। ठीक है? और इसकी वजह से क्या होता है, क्लिनिकली क्या साइन आते हैं? एक तो भूख लगना कम हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है और ऑस्टियोडिस्ट्रोफी हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, ये लफ्ज़ बोन से रिलेटेड है, ठीक है? बोन्स की डिज़ीज़ से रिलेटेड है। रिकेट्स वो भी बोन की डिज़ीज़ से रिलेटेड है। तो विटामिन डी में 3 लफ्ज़ आप याद कर लें और चौथा वो जो भी ऑप्शन डालेगा एमसीक्यू में वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। 3 लफ्ज़ कौन-कौन से हैं? ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है? ये बोन से रिलेटेड डिजीज़ है। ऑस्टियो जहाँ पे वर्ड आता है ऑस्टियो, वो बोन से रिलेटेड होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोजेनेसिस, ठीक है? अब अगला पॉइंट एटियोलॉजी, वही लैक ऑफ सोलर रेडिएशन ऑफ स्किन, ये रेडिएशन प्रॉपर नहीं मौजूद, और या स्किन के अंदर कोई ऐसा मसला आ गया कि वो रेडिएशन को प्रॉपर नहीं अब्ज़ॉर्ब कर पा रही, क्योंकि स्किन के नीचे मौजूद होता है जो इसका प्रीकसर होता है। और या आपने जो जानवर हैं उनको इंडोर रखा हुआ है, वो उनको अंदर ही आप बांधे रखते हैं जानवरों को बाड़े के अंदर और उनको बाहर नहीं लाते कि उनको सूरज की रोशनी भी लगे। और इसके अलावा एक्सेस कैरोटीन इन डाइट, अगर कैरोटीन जो विटामिन ए का प्रीकर्सर है, वो ये भी बड़ा लंबा प्रोसीजर है, अगर इसको याद करें ना, कैरोटीन अगर एक्सेस हो जाए ना विटामिन ए, तो उसकी वजह से स्किन का कलर चेंज हो जाता है। स्किन का कलर जो है ना वो हो जाता है, आप लगा लें येलोइश ऑरेंज, क्या जैसे एल्बिनो टाइप से लोग होते हैं उस तरह का कोई कलर आप लगा लें, वैसा हो जाता है। तो फिर वो प्रॉपर्ली एब्ज़ॉर्ब नहीं होती सूरज की रेडिएशन। इसलिए यहाँ लिखा है कि अगर विटामिन ए की ज़्यादती हो जाएगी, अच्छा ये विटामिन्स की ज़्यादती की वजह से टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। विटामिन्स अगर आप ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं ना, इनकी थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है, ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत नहीं होती, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, आप मतलब मेडिकेशन की सूरत में ले रहे हैं, तो फिर इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। वैसे पाकिस्तान में जैसी हमारी खुराकें हैं, हमारे तो नहीं टॉक्सिसिटी होनी यहाँ पे। हमारी तो खुराकों में चीज़ है ही कुछ नहीं। और लॉन्ग फ्लीस है, लॉन्ग फ्लीस से मुराद अगर एनिमल के बॉडी के ऊपर हेयर ज़्यादा है और उसकी स्किन के ऊपर नहीं पड़ रही सूरज की रोशनी, ये भी पॉइंट स्किन से रिलेटेड है। ये सारे पॉइंट इनडायरेक्टली ये नीचे वाले जो तीनों डिस्कस किए हैं, वो स्किन से रिलेटेड है कि स्किन तक नहीं रोशनी पहुँच रही तो फिर वो कन्वर्ट कैसे होगा, ठीक है? हम तो इधर इतनी गर्मी होती है, हम लोगों में नहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लगी। बूढ़े लोगों में हो जाती है या फीमेल में हो जाती है 40 साल की उम्र के बाद ना, हड्डियों का थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह का। इशरत कह रही है सर का, और लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं अब तक के जितने लेक्चर हुए हैं ना वेटरनरी ऑफिसर के बैचेस के, चाहे वो अच्छा, क्लिनिकल फाइंडिंग में वही चीज़ें आ गई, स्टिफनेस हो गई, बोन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, लीनेस हो गई, जॉइंट एनवायरनमेंट जो हो गई, रैकेटिक रोज़री हो गई, वही आपको बताया था रिकेट से रिलेटेड ये सारे लफ्ज़ हैं, हड्डियों से रिलेटेड। और ट्रीटमेंट के अंदर वो बताता है कि पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 11,000 इंटरनेशनल यूनिट काल्सिफेरोल के देते हैं। काल्सिफेरोल प्रिकर्सर है, वो जिस्म में जाएगा, सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वो काल्सिफेरोल विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसकी क्या मिकदार है, ड्रग की डोज़ है, ये ज़रा ज़्यादा है काल्सिफेरोल की ना, इसलिए मेंशन की है। 11,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट, ये केजी के हिसाब से है।
अच्छा, ये विटामिन डी हो गया, ए, डी, ई पे आ जाते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए और बॉडी सेल की रीजनरेशन के लिए ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, 4 फंक्शंस इसके लिखे हुए हैं। पहला फंक्शन ये ऊपर इम्यून सिस्टम के लिए, सेल्स टू रीजनरेट के लिए 2 हो गए, तीसरा फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट, चौथा फंक्शन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, विटामिन ई की 4 फंक्शंस हैं। दोबारा से देखिएगा, इम्यून सिस्टम को इम्यूनिटी के लिए विटामिन ई, जैसे लास्ट डेज में वायरल इन्फेक्शन कोविड आया हुआ था तो कहते थे विटामिन सी और विटामिन ई ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं और सेल्स को रीजनरेट करते हैं, बॉडी सेल्स को। और एंटीऑक्सीडेंट और इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं। एंटीऑक्सीडेंट से क्या मुराद है? एंटीऑक्सीडेंट ये होता है कि हमारी बॉडी में ना सेलुलर लेवल पे जब रेस्पिरेशन होती है, सेल लेवल पे भी रेस्पिरेशन होती है। एक तो हम सांस ये लेते हैं, रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं, जो हमारे लंग्स में होती है, एयर का अंदर आना और बाहर जाना। एक जो है रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे होती है और वहां पे ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। फ्री रेडिकल वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स को मारते हैं, ये आप समझ लें, किल करते हैं, वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो विटामिन ए की जो प्रॉपर्टी है वो एंटीऑक्सीडेंट की है। ये उन ऑक्सीडेंट से जो फ्री रेडिकल्स निकल रहे हैं उनको खत्म करता है। ठीक है, तो जो लोग विटामिन ई सी लेते हैं उनकी जो स्किन है वो इसीलिए ग्लोइंग होती है। ठीक है, और बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, आप वो जाएँ पार्लर पे या फीमेल्स पार्लर पे जाएँ और मेल जो है वो जो है चले जाएँ, बार्बर भी नहीं कहेंगे, नाई कहना चाहिए, हम तो मोस्टली नाई के पास ही जाते हैं। तो बार्बर के पास जाएँ तो वहाँ पे वो गोलियाँ सी पड़ी होती हैं कैप्सूल से, तो वो विटामिन ई वगैरह ही होता है इन चीज़ों के लिए, एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्किन वगैरह पे लगे, बालों में लगे, तो वो चमक-शमक आ जाती है। और उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करता है। ये इसके फंक्शंस थे। और जो है इसकी फिर अगली स्लाइड में देखते हैं। बेनिफिट्स वही सारे आ गए, रीजनरेशन ऑफ डैमेज स्किन, हेयर की हेल्थ के लिए अच्छा है, आई की हेल्थ के लिए अच्छा है, फ्री रेडिकल्स के खिलाफ काम करता है, मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, फीटस की डेवलपमेंट में, फर्टिलिटी में आपको बताया था, इसकी कमी हो जाए तो फीमेल के अंदर फर्टिलिटी का इशू भी आता है। प्रॉपर जो है वो नई जो उनमें का डेवलपमेंट ऑफ फीटस है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। और इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप, ये सारे बेनिफिट ही लिखे हुए हैं इसके। और इसकी कमी की वजह से आपको एक तो बता दिया, फर्टिलिटी का इशू आता है, मसल्स की जो वीकनेस का इशू आना शुरू हो जाता है, मसल्स की डीजनरेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि रेडिकल ज़्यादा हो जाते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ये देखिएगा यहाँ लिस्ट भी दी हुई है, एनीमिया भी हो जाता है, हेयर लॉस, मसल वीकनेस, ड्राई स्किन, लेग क्रैम्प्स, कैंसर, ब्लाइंडनेस, इम्यून इम्पेयरमेंट और फर्टिलिटी प्रॉब्लम, ये सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। अब वो पूछेगा विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से इन साइन्स में से कौन-सा नहीं होता? वो 4 दे देता है, एनीमिया, मसल, फर्टिलिटी, एक चौथा वो पॉइंट डाल देता है, बेरी-बेरी डाल देता है। इतना वैसे कॉमन नहीं डालेगा, वो ज़रा प्लेगरा डाल देता है, ठीक है? कि कौन-सा नहीं होता, तो आप फ़ौरन क्लिक करेंगे कि यार ये वाला तो जो है बेरी-बेरी तो विटामिन बी1 की वजह से होता है, प्लेगरा फलाँ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है, तो ये तो ई का इसमें रोल नहीं है। और ये जो मैंने जिनको सर्कल किया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है विटामिन ई, जो डेफिशिएंसी की वजह से साइन्स होते हैं, एनीमिया, मसल वीकनेस और फर्टिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है? क्योंकि फर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है ये विटामिन ई। इसके बाद हमारा जो विटामिन है वो एक विटामिन रह गया, विटामिन के। इसका ऑलरेडी भी मैंने आपको बताया कि ये क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है, ब्लड को क्लॉट करने में, ठीक है? और इसकी कमी की वजह से अगर वो पूछ ले क्या होता है तो हेमरेज होना शुरू हो जाते हैं। हेमरेज का क्या होती है डेफिनेशन, हेमरेज क्या चीज़ होती है? जो वेन, कैपिलरी या ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में से ब्लड का बाहर आ जाना, उसको हेमरेज
कहा जाता है। ब्लड की थिनिंग हो जाएगी तो वो जो है बाहर आना शुरू हो जाएगा, वो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो सोर्सेज़ क्या हैं इसकी, ये देखिएगा, वो प्लांट सोर्सेज़ से ये जो आम तौर पे कम कम ही देखी जाती है विटामिन के की डेफिशिएंसी। विटामिन के को आम तौर पे जो यूज़ किया जाता है ना, वो यूज़ किया जाता है कभी कोई जानवर ज़ख्मी हो जाए, इंजर हो जाए और ब्लीडिंग ना रुक रही हो तो इसको लगा दिया जाता है। वो इसलिए लगा दिया जाता है, खून जो है, ब्लड जो है वो थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए। ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो वहाँ पे बाकी जो सेल्स हैं, प्लेटलेट्स वगैरह जिन्होंने सारी वहाँ आके गुच्छा बनाना होता है और ब्लड को रोकना होता है, वो आ जाते हैं, तब तक मौका मिल जाता है उन सेल्स को आने का ज़ख्म के पास, और वहाँ पे वो उतनी देर के अंदर अपना काम कर लेते हैं और ब्लड रुक जाता है। और इसके अलावा ये एलिमेंट्री कैनाल में भी माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू पैदा हो जाता है। इसलिए आम तौर पे वो कहता है इसकी डेफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन कहाँ पे हो जाती है बाज़ बात, बाइल का प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा। इसके अलावा रिड्यूस डाइजेशन है या एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ, मतलब वो कहता है कि ये तब हो सकती है कि अपने ही जो इंटेस्टाइनल या डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन शॉर्ट कहने का मकसद है कि वो एब्ज़ॉर्बेंस छोड़ दें, वो एब्ज़ॉर्ब करना इसको छोड़ दें, तब कमी इसकी अमूमन हो जाती है। और अगर कमी हो जाए तो फिर क्या कुछ आता है, हाइपर सेंसिटिविटी आ जाती है, एनीमिया, एनोरेक्सिया, वीकनेस और मार्क्ड प्रोथ्रोम्बन टाइप। ऊपर वाले तो हाइपर सेंसिटिविटी, एनीमिया, एनोरेक्सिया और वीकनेस, ये सारे आपके सामने ही है कि उसने सिर्फ स्लाइडें पूरी की हैं। जनरल से साइन है, असल साइन ये वाला है, इंक्रीज्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये होता है कि इसको अगर आप मेडिकली लें तो ये टेस्ट होता है, ये यूज़ होता है डायग्नोज़ करने के लिए ब्लीडिंग के डिसऑर्डर को, कि ये कितनी देर में खून जमता है। अगर रॉ लैंग्वेज में या आसान अल्फाज में हम बात करें, खून कितनी देर में जमता है, उसको प्रोथ्रोम्बन टाइम कहते हैं। अगर एक एनिमल है, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो उसका प्रोथ्रोम्बन टाइम देखा जाता है कि कितना है, इतनी देर में ये ब्लड रुक जाना चाहिए था लेकिन नहीं रुका, इसकी वजह, इसका मतलब है इस जानवर में प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा जो है जहाँ मतलब क्लॉटिंग, हेमरेज और इन चीजों का लफ्ज है, एक मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिए। वहां पे आपने विटामिन के को पिक कर लेना है। चलें आगे चलते हैं। कितना टाइम रहता है हमारे पास? मेरे ख्याल 7-8 मिनट रहते हैं, ठीक है। उसमें हम मिनरल डेफिशिएंसीज को देख लेते हैं। मिनरल कौन से होते हैं? मिनरल्स जो हैं वो बेसिकली जो है, ये जो कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, ये जो चीजें होती हैं ये मिनरल कहलाती हैं। तो बाज़ का मिनरल डेफिशिएंसी भी एनिमल्स के अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट जो है वो साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो इसको हम मतलब देख लेते हैं मुख्तसर सा, क्योंकि इसमें से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं कि फलां मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से क्या साइंस आते हैं। तो बारी बारी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कैल्शियम देखिए, कैल्शियम को मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी से रिलेटेड है इसके फंक्शंस। तो ज़ाहिर-सी बात है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से वही साइन आएँगे जो विटामिन डी की वजह से आते हैं कि बोन नहीं प्रॉपर हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो गई है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है हड्डियों का घुलना शुरू हो जाना। उसके बाद आप आ जाएँ कॉपर पे। कॉपर के अंदर वो काफ़ी सारे दिए हुए हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 2-3 लफ्ज़ इम्पोर्टेंट है। एनीमिया छोड़ दें, ग्रोथ रिटार्डेशन छोड़ दें, डिफेक्टिव केराटिनाइज़ेशन एंड पिगमेंटेशन ऑफ हेयर, ये याद रखिएगा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे इसमें थोड़े से लेस इम्पोर्टेंट है। कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? डिफेक्टिव केराटिनाइज़ेशन एंड पिगमेंटेशन ऑफ हेयर होगा, कि एक तो जो उसका ऊपर कवरिंग होगी, बॉडी के ऊपर हेयर्स की कवरिंग होगी, उसकी डिफेक्टिव उसकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी, कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा जो हेयर्स हैं, जो एनिमल की बॉडी के ऊपर फ्लीस है। तो वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से आम तौर पे होगा? वो कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। उसके बाद तीसरे पे आए आप फ्लोराइड पे। फ्लोराइड जो है वो डेंटल कैरी करता है, ये टीथ के प्रॉब्लम से रिलेटेड है। टीथ के जो प्रॉब्लम होते हैं
ये उनसे रिलेटेड है। टीथ के प्रॉब्लम से दो ही रिलेटेड होते हैं, कैल्शियम और फ्लोरीन। ये अगर आप थोड़ी सी जनरल साइंस भी इसमें अप्लाई करें तो आमतौर पे ये जो टूथपेस्ट होती है वो कहते हैं फ्लोराइड से भरपूर टूथपेस्ट, कैल्शियम से भरपूर टूथपेस्ट, तो वो दांतों के लिए, हड्डी के लिए, ठीक है, डेंटल के लिए। तो फ्लोरीन आप अगर यहाँ से ना भी पढ़ा हो, कभी कहीं आ जाए, तो आप एजुकेशनल गैस थोड़ा सा, या आपने जिंदगी में आपके लाशऊर में कोई चीज बैठ जाती है, वहां पे ये अप्लाई हो जाता है। उसके बाद चौथा है जी मिनरल आयोडीन। आयोडीन की वजह से जो है दो साइंस आते हैं, एक थायराइड एनलार्जमेंट आती है, ग्वाइटर भी जिसको कहते हैं, ग्वाइटर की बीमारी, गिल्लड़ की बीमारी, ठीक है। और दूसरी बीमारी आती है क्रीटिनिज्म। ये जो बीमारी है ये भी आप ये समझ लें कि थायराइड का जब फंक्शन कम हो जाए ना, थायराइड का कम हो जाना, ये दो लफ्ज लिखे हैं ना, पहला लफ्ज है थायराइड की एनलार्जमेंट, थायराइड का बड़ा हो जाना, तो जो क्रेटिनिज्म है वो इसका अपोजिट है, थायराइड का छोटा हो जाना, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म भी इसको कहते हैं, क्रेटिनिज्म को। और दूसरे नंबर पे जो ये क्रेटिनिज्म की वजह से फिर स्टंटेड ग्रोथ होती है। ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, जो नेक में मौजूद होता है दोनों तरफ दो पेयर्स की सूरत में, वो फिर ग्रोथ से रिलेटेड भी होता है। और ये थायराइड फिर किससे रिलेटेड हो गया? आयोडीन से। जी, आयोडीन के सामने लिखा है क्रेटिनिज्म, आयोडीन की कमी की वजह से। और ये थायराइड ग्लैंड के छोटे होने को कहते हैं। एलोपेशिया कैन आल्सो अकर इन ग्वाइटर, ठीक है, वो बता रहे हैं ग्वाइटर में, गिल्लड़ की बीमारी में एलोपेशिया भी हो जाता है। और एलोपेशिया किसको कहते हैं? लॉस ऑफ हेयर, बॉडी से हेयर का झड़ जाना। अच्छा, उसके बाद आ जाए आयरन के ऊपर। इसकी वजह से भी दो तीन साइन आ जाते हैं, किलोनेशिया, पाइका, एनीमिया, इम्पेयर्ड कोग्निटिव फंक्शन। ये किलोनेशिया, ये जो पहला लफ्ज लिखा है ना, इससे मुराद होता है नेल्स का प्रॉब्लम है। ये एक बीमारी है नेल से रिलेटेड, नाखून से रिलेटेड, या ये जो उसके एनिमल के आप हूफ लगा लें उससे रिलेटेड बीमारी है। इसको किलोनेशिया कहते हैं। और पाइका आपको पता है जो है, जहाँ एनिमल जब डिफरेंट चीजों को खाने लग जाए जो ईटेबल ना हो, लेकिन वो कपड़ों को पकड़ने लग जाए ऑनर के, कोई लकड़ी जहाँ पे मौजूद है उसको पकड़ने लग जाए, दीवार को चाटने लग जाए, वुड की जो उसकी खुरली है उसको चाटने लग जाए, ठीक है। बाज का मतलब फार्म वगैरह पे जाए तो फार्मर शिकायत करता है कि जानवर जी कपड़ियां बहुत फाड़दा है, या जेड़ा ना वो जेड़ा बाकी जेड़े पत्ते शत्ते